वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, इतिहास में जब जब भी शौर्य एवं बुद्धि चातुर्य आपस में इनका तालमेल हुआ है, आपस में इनका संगम हुआ है, इनका सामंजस्य हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे योद्धा दिखाई दिए हैं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। जैसे शिवाजी महाराज, निश्चित रूप से यदि उनमें शौर्य वही होता लेकिन बुद्धि चातुर्य नहीं होता तो निश्चित रूप से इतिहास में उतना महान स्थान दर्ज नहीं कर पाते। इसी प्रकार हमारे असंख्य क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह, यदि बहादुरी के साथ साथ उन्होंने अपनी एक विचारधारा विशेष नहीं प्रस्तुत की होती, घर घर में भगत सिंह निकलने की अवधारणा प्रस्तुत नहीं की होती, तो शायद भगत सिंह का आभामंडल भी उतना बड़ा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से शौर्य चातुर्य के साथ मिलकर गुणोत्तर रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही हमारे आज़ादी के महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम होता है लाला हरदयाल। एक ऐसा नाम जिन्हें क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी कहा जा सकता है, क्योंकि असंख्य क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत। जब जब भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई में गदर शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो 1857 की क्रांति का जिक्र होना अवश्यम भावी, ये निश्चित है। लेकिन इस शब्द को एक नए रूप में परिभाषित जिस महान क्रांतिकारी ने किया, उस क्रांतिकारी का नाम होता है लाला हरदयाल। जिनकी इच्छा थी, जिनका स्वप्न था, जिनके मंसूबे थे, 1857 जैसा ही एक और विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ किया जाए। यही कारण था इन्होंने अपने एक पत्र का नाम गदर रखा, जो आगे चलकर संपूर्ण आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ, संपूर्ण गदर अभियान के रूप में परिवर्तित हुआ, जिसके प्रणेता थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल का जन्म दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे चीरा खाना नामक मोहल्ले में हुआ। एक कायस्थ परिवार में इन्होंने जन्म लिया। माता मौली रानी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रामचरितमानस एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने अपने पुत्र में चारित्रिक गुणों के विकास के लिए बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। जहाँ माता की आस्था हिंदू धर्म में अत्यधिक थी, देवी देवताओं इत्यादि के वीरता के संस्मरण अपने पुत्र को माँ सुनाया करती थी, राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से प्रेरित किया करती थी। वहीं पिताजी गौरी दयाल जी, जो कि जिला न्यायालय में रीडर थे, उर्दू एवं फारसी के पारंगत ज्ञाता। एक ऐसे परिवार में लाला हरदयाल का जन्म हुआ जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का तालमेल एवं समावेश निश्चित रूप से मानसिक विकास में अत्यधिक सहयोगी रहा। महज 17 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी विवाह अत्यंत रूपवती सुंदर रानी से कर दिया गया। बहुत ही छोटी उम्र में यह आर्य समाज से जुड़ गए। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आर्य समाज भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा इन्हें आज़ादी की लड़ाई तक लाने का। आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में, क्योंकि एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था, बचपन से ही कुशाग्र नहीं अति कुशाग्र स्तर के छात्र थे। कैम्ब्रिज मिशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा, तत्पश्चात सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, उस जमाने का एक प्रतिष्ठित कॉलेज, वहाँ से स्नातक किया। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से इन्होंने आगे की पढ़ाई की। स्नातकोत्तर परीक्षा में इन्होंने इतने अधिक अंक प्राप्त कर लिए, इन्हें 200 रुपये की छात्रवृत्ति मिलना प्रारंभ हो गई। इसी छात्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ये उस दौर में इतनी पर्याप्त रकम हुआ करती थी कि आप इंग्लैंड जाकर भी अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते थे। 1905 में इन्होंने
इंग्लैंड जाकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ भी इन्हें 2 प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी। इतनी अत्यधिक कुशाग्र बुद्धि थी कि इनके मित्रों को भी इनके ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास होता था। वो कोई भी, यहाँ तक कि उपन्यास तक इनको दे देते थे और 12 घंटे के अंदर ये पूर्ण रूप से कंठस्थ कर अपने दोस्तों को सुना देते थे। दोस्त अधिकतर इनसे शेक्सपियर के नाटकों का जब उनको सुनने की इच्छा होती थी तो लाला हरदयाल जी को वो मांग करते थे और 12 घंटे के अल्प अवधि में ही वो कंठस्थ कर अपने मित्रों को सुना दिया करते थे। यह यहाँ बताने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि कितना बुद्धि कौशल था हमारे इस महान क्रांतिकारी में। मास्टर अमीर चंद की गुप्त क्रांतिकारी संस्था से यह इंग्लैंड जाते ही जुड़ गए। आप इंग्लैंड में हो, लंदन में हो, क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो एवं उस दौर में आप इंडिया हाउस से संबंधित नहीं हो, यह लगभग असंभव था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में यह संपर्क में आए एवं 1907 में इनके अंदर इतना ज़्यादा क्रांति की भावना प्रस्फुटित हो चुकी थी। आप बुद्धि चातुर्य से संपन्न हैं, धन धान्य से संपन्न हैं। आपको पता है यदि आपने थोड़ी भी मेहनत करी तो आपका भविष्य क्या है। निश्चित रूप से ICS की तैयारी करने के उद्देश्य से ही यह इंग्लैंड गए थे, लेकिन जब इन्होंने बृहत्तर रूप से परिदृश्य देखा तो इन्हें आभास हुआ और इन्होंने यह कहकर कि भाड़ में जाए ICS 1907 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से निकलकर खुले रूप से क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लेने का निर्णय किया। इंडिया हाउस निश्चित रूप से उस दौर में ऐसे ही क्रांतिकारियों की खोज में रत था। लाला हरदयाल की भी खोज पूरी हुई। 1908 में किन्हीं कारणों से वह पुनः भारत लौट आए। भारत लौटते ही सबसे पहले इन्होंने पुणे जाकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात की। अनायास ही इन्होंने पटियाला जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। विश्व भर के क्रांतिकारियों का इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के साथ साथ ही लाहौर में अंग्रेजी का एक दैनिक समाचार पत्र था, उसका संपादन करना प्रारंभ कर दिया। लाला हरदयाल की बात हो एवं उनके द्वारा स्थापित यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की बात ना हो तो कहीं कहीं बात अधूरी सी हो जाती है। इसका भी एक अत्यंत रोचक किस्सा है। उस दौर में जब ये लाहौर रहा करते थे, युवाओं के मनोरंजन के लिए सिर्फ एक ही क्लब हुआ करता था, जिस क्लब का नाम होता था यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक बार लाला हरदयाल की उस एसोसिएशन के सचिव के साथ बहुत तीखी बहस हो गई। इस बहस में उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया, इनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंची। तब इन्होंने इसी के समानांतर एक संगठन, एक संस्था बनाने का निर्णय लिया। तब YMCA के समानांतर यंग मैन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। उस दौर में लाहौर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे दर्शन के, मोहम्मद अल्लामा इकबाल, जिसे दुनिया इकबाल के नाम से जानती है। उन्हें इन्होंने उद्घाटन अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। संभवतः प्रथम बार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसी भी सार्वजनिक मंच से गाया गया इकबाल के द्वारा। ये भी एक प्रथम ही घटना उस दौर की मानी गई, किसी भी संस्था के उद्घाटन में अध्यक्ष भाषण में कोई तराना गाया गया हो। बहरहाल लाला जी के अद्भुत चारित्रिक गुणों की वजह से एवं उनकी बुद्धि कौशल की वजह से, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे, कहीं ना कहीं वह तेज इनमें भी था। इनके आग्नेय प्रवचनों से छात्र कॉलेज एवं नौकरी छोड़ने लगे। लाला हरदयाल घूम घूम कर लोगों को, जो 1920 में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन ये असहयोग का प्रयोग हमारे क्रांति की लड़ाई में लाला हरदयाल उनसे काफ़ी पहले कर चुके थे।
अब अंग्रेज़ों को लगने लगा लाला हरदयाल उनके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, अतः उन्होंने लाला हरदयाल को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया। किंतु लाला लाजपत राय के परामर्श पर वो एक बार पुनः उन्होंने भारत छोड़ा, वो पेरिस चले गए। जनेवा से इन्होंने वंदे मातरम नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये क्योंकि उग्रपंथी विचारों के थे, उस दौर के नरमपंथी विचारक गोखले के ये आलोचक थे। साथ ही साथ ये हमारे क्रांतिकारियों को उनके पत्रिका के माध्यम से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना प्रारंभ किया। मदन लाल ढींगरा को खुलकर इन्होंने समर्थन किया। जब पूरा पश्चिम विश्व मदन लाल ढींगरा के विरोध में था, खुलकर लाला हरदयाल ने मदन लाल ढींगरा का समर्थन किया, यह परवाह किए बिना कि इसका परिणाम क्या होगा। तत्पश्चात 1910 में ये अल्जीरिया चले गए। कुछ समय तक ये अज्ञातवास में रहे एवं भाई परमानंद के अनुरोध पर ये अमेरिका आ गए। 1912 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदू एवं संस्कृत के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त हो गए, वहाँ पर सेवाएं दी। यहीं रहते हुए, ये यहाँ जिक्र करना इसलिए बहुत आवश्यक है, यहीं रहते हुए इन्होंने सर्वप्रथम गदर नामक पत्रिका की प्रकाशन प्रारंभ किया। वह गदर जो आने वाले दिनों में लाला हरदयाल की पहचान बन गया। गदर नामक पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही जर्मन एवं इंग्लैंड में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसे लाला हरदयाल द्वारा एक अवसर के रूप में देखा गया एवं इन्होंने प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सिख जो कि विदेशों में हैं वो किस प्रकार भारत लौट सकते हैं, ताकि वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। इन्हीं की प्रेरणा स्वरूप 10,000 से अधिक सिखों ने भारत जाने का निर्णय किया। रास्ते में हमारे कई सिखों ने बलिदान दिए, कई सिखों को सूली पर लटका दिया गया। लाला हरदयाल ने इस अभियान को अमेरिका से, जब तक भाई परमानंद भारत आ चुके थे, भाई परमानंद ने भारत से इस क्रांति की अग्नि को प्रदीप्त करने का प्रयास किया। एक ऐसा माहौल बन पड़ा मानो पुनः 1857 की क्रांति होने वाली है। दुर्भाग्य से कभी बाद में वर्णन किया जाएगा गदर के क्रांतिकारियों का, कामा काटामारू का। अंततः जब अंग्रेजों को लगा कि ये दोनों क्रांतिकारी इनके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई परमानंद को प्रारंभ में तो फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में इनकी सज़ा को काला पानी में परिवर्तित कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बार पुनः लाला हरदयाल अपने बुद्धि कौशल के दम पर बच निकलने में कामयाब रहे एवं ये स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ से अब ये जर्मनी के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय हो गए। जब इन्हें लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में, इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में जर्मनी अब हारने वाली है, तो ये स्वीडन चले गए एवं 1927 तक भारतीय लोगों के साथ मिलकर यह प्रयास करने लगे किस प्रकार भारतीय आज़ादी की लड़ाई को और अधिक से अधिक तीव्र बनाना है। 1927 तक अंग्रेज इन्हें विफल रहे किसी भी तरह से पकड़ने में। हालांकि ये भी निरंतर भारत में आने का प्रयास करते थे, इनके भारत आने के प्रयास भी असफल ही रहे। अंततः इन्होंने अमेरिका एवं तदुपरांत इंग्लैंड में रहने का मन बनाया। अब आने वाले दिनों में इन्होंने अपनी कई क्रांतिकारी पुस्तकों का लेखन किया, प्रकाशन करवाया, जिनमें डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व नामक शोध पुस्तक थी, जिसे बाकायदा लंदन विश्वविद्यालय से PhD, जिसके कारण इनको उपाधि मिली। इन्होंने एक कालजयी कृति का रचना करी जिसका नाम था हिट्स फॉर सेल्स कल्चर। हिट्स फॉर सेल्स कल्चर। इस पुस्तक से इनकी महान विद्वता की पराकाष्ठा नजर आती है। 12 रिलीजन एंड मॉडर्न लाइफ, मानवता पर लिखी गई इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, संभवतः इनकी अंतिम पुस्तक। अंततः 1938 को इन्हें भारत लौटने की अनुमति प्रदान कर दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी। जब ये वापसी में आ रहे थे, फिलाडेल्फिया
में मार्च 1938 4 मार्च 1938 को रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई, जब पूरा देश इनके भारत आने का इंतज़ार कर रहा था। इनकी सुपुत्री, जिनके जन्म के साथ इन्होंने भारत छोड़ दिया था, बड़ी बेसब्री से वह भारत में इंतजार कर रही थी अपने पिता के प्रथम दर्शन के। पूरे देश को अनायास एक झटका लगा, एक मायूसी हाथ लगी जब पता पड़ा लाला हरदयाल नहीं रहे। हालांकि उस दौर में अंग्रेजों द्वारा यही जताने का प्रयास किया कि एक स्वाभाविक मृत्यु थी, लेकिन उनके मित्र हनुमंत सहाय ताउम्र यह दावा करते रहे कि लाला हरदयाल की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उन्हें जहर देकर मारा गया था। निश्चित रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति किसी यात्रा के लिए रवाना हो, ऐसा व्यक्ति जिसे अंग्रेज स्वयं किसी भी प्रकार खत्म करने के लिए आतुर थे, यदि रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है तो संदेह तो उत्पन्न होता ही है। अतः निश्चित रूप से लाला हरदयाल भारतीय क्रांति के अमर बलिदानी जिन्हें कहा जाएगा, जिनके योगदान को कभी भी भारतीय की आज़ादी की लड़ाई में भूला नहीं जा सकता। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान क्रांतिकारी का कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।